नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 सातवां चरण की निःशुल्क तैयारी करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि चूंकि इस परीक्षा को बिहार लोक सेवा आयोग करा रहा है, तो जो बिहार लोक सेवा आयोग से पूछे गए पूर्व के प्रश्न हैं, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पुस्तक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीद लीजिए। और अगर नहीं भी खरीदते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से इस पूरी पुस्तक को पढ़ा दिया जाएगा, व्याख्या सहित। तो अब तक हमने इस पुस्तक की 3-4 वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है। हम रोज एक-एक वीडियो डालते हैं और रोज कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएँ। तो उसी क्रम क्रम में हम अगला वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं और पिछली जो भी वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसके अलावा आप हमारे चैनल पे जाके बीपीएससी टीचर की जो प्लेलिस्ट है, उसमें से जाके आप जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, उस प्लेलिस्ट में मैं उसको ऐड कर रही हूँ। तो वहां से जाके आप देख लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको एकदम ही निशुल्क पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा दिया गया है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे और आज की क्लास को देखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने बहुत सारे प्रश्नों को कवर कर लिया था। आज हमको ये वाला प्रश्न देखना है। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक हो गया था। तो हम पिछली चीजों को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर वही बात करके समय ही नष्ट होगा, क्योंकि हमें ये पूरी पुस्तक खत्म करनी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो इसका आंसर है हरिहर। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव विरूपाक्ष का उपासक था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका उत्तर है कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुई। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर होगा भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अस्थवन या अथवन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है हम्पी। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। अगला है दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, तो इसका आंसर है रक्षा विभाग से। दीवान ए आरिज अथवा दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। अगला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर होगा रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो इसका आंसर है मराठा भू राजस्व प्रथा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अगला है निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो इसका आंसर है पहला, दूसरा और चौथा। तो खराज, खुम्स और मुक्तई। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी सही माना है। अगला प्रश्न है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे?
तो इसका आंसर होगा शेख बहाउद्दीन जकरिया चिश्ती। शेख बहाउद्दीन जाकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के। ठीक है, तो इसका आंसर व्याख्या देखेंगे। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सद्र उद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुरखादी हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो ये जितने ऑप्शन दिए हैं इसमें एक से अधिक होगा आंसर। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं कौन कौन होगा। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है, तो आप भी ई ही मानिए। अगला प्रश्न है, जबावित का संबंध किससे था? तो इसका आंसर होगा राज्य कानून से। जबावित का संबंध राज्य के कानून से था। सल्तनत काल में सिक्के, टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो इसका आंसर होगा चांदी, चांदी, तांबा। सल्तनत काल में टका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित थे। शसगनी भी चांदी का सिक्का था। टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। तो आप देख सकते हैं पूछा है टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो टका जो था वो चांदी का था, ससगनी भी चांदी का था और जीतल जो था वो तांबा का था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा 12वीं शताब्दी। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार हैं जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला इसकी व्याख्या है, भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी।
शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाले हैं, तो वे अधो अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। दूसरी तरफ जल अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी, तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महमूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर है उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था, जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर है तुर्की। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसका आंसर है 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 में ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे की परितः एक बाग की रचना हुई है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो, वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन बेगम के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले देवरा हुआ था, फिर चौसा हुआ था, फिर कन्नौज हुआ था, फिर सरहिंद हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है।
देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय में शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर-उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका उत्तर होगा शेर शाह सूरी। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। अगला है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेर शाह की मृत्यु हुई। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापा मार युद्ध का सहारा लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? अकबर ने। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। अगला है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में सुलेमान कारा रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इसका उत्तर है अकबर। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गईं।
इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जान कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी था। अगला है आईने आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताइए, आईने अकबरी किसके द्वारा? तो इसका उत्तर होगा अबुल फजल। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। अगला है एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1662 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया। अगला है परचीनकारी पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना परचीनकारी यानी पिट्राड्यूरा कहलाती है। पच्चीकारी यानी परचीनकारी पिट्राड्यूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पिट्राड्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाद उद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेर शाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहला है नक्स या मुत्ताई अथवा कनकूत, दूसरा है नकदी अथवा जब्ती तथा तीसरा है गल्ला बक्सी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। आगे है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका उत्तर है हुमायूं ने। तो किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं ने। इसकी व्याख्या है हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रेन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। अगला प्रश्न है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आंसर थोड़ा डाउटफुल है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस्स की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 गुणे 20 आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्वक कारनामों का उल्लेख करता है।
अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो इसका उत्तर होगा अकबर। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला, व्यक्ति विशेष का चित्रण। दूसरा, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एवं यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग, स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इतना आप लोग देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यहाँ से देखेंगे इस प्रश्न से। तो अभी आप लोग को जितनी भी चीजें बता दी गई है उसको आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, बट मैं बहुत ज्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग फिर देखेंगे नहीं और आप सभी का छूट जाएगा। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियो है हमारे चैनल पे, आप जाके देखिए। ये पुस्तक आप जरूर पढ़ के जाइएगा, मेरे माध्यम से या अपने माध्यम से, या आप खुद पुस्तक लेके इस पूरी पुस्तक को पढ़ के जाइएगा। इस किताब से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद।